इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जो हिमालय की गोद में बसा है, जिस पर पूरी दुनिया उसकी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए फिदा है। लेकिन उसी देश की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर ऐसा मंजर था जो देखकर लोग दंग रह गए। आंसू गैस, गोलियों की आवाज़, भीड़ का गुस्सा और नेताओं के जलते हुए घर। ये तस्वीर किसी वार जोन की नहीं, ये तस्वीर है नेपाल की। And they want to control us just like a dictator. अब हत्या हो गई, यो मैसेकर हो। ओली सरकार को लगा था कि सोशल मीडिया बैन कर देंगे तो सब कुछ शांत हो जाएगा। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको बंद कर दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि ये बैन एक चिंगारी थी। असली बारूद तो करप्शन, नेपोटिज्म और डिकेड से चली आ रही पॉलिटिक्स फेलियर थी, जो पहले से ही नेपाल यूथ के दिल में जल रही थी। शुरुआत पीसफुल प्रोटेस्ट से शुरू हुई। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट हाथ में किताबें लेकर मार्च कर रहे, लेकिन अचानक पुलिस ने फायरिंग कर दी और 19 लोग वहीं गिर पड़े और यहीं से नेपाल की कहानी बदल गई। लोगों को लगा कि अब ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। पार्लियामेंट की दीवारें टूटी, मिनिस्टर के घर जले और हालात इतने बिगड़े कि खुद प्रधानमंत्री ओली हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। नेपाल में ये पहली बार नहीं था कि लोग सड़कों पर उतरे। 1990 और 2006 में हर बार लोगों ने पुराने सिस्टम का विरोध किया, लेकिन इस बार फर्क था। इस बार लीड कर रहे थे नई जनरेशन, वो लोग जिनका बचपन टिकटॉक, इंस्टा और यूट्यूब के साथ गुजरा हो। वही जेन जी जिसे सरकार ने खामोश करना चाहा, वही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। सोचिए, जिन प्लेटफॉर्म पर नेपाल के स्टूडेंट अपने बिजनेस को प्रमोट करते, टूरिज्म को मार्केट करते और अपना टैलेंट शोकेस करते थे, वही प्लेटफॉर्म अगर बंद कर दिए जाएं तो नाराजगी जरूरी थी। लेकिन सरकार को लगा कि ऑनलाइन गुस्सा कभी सड़कों पर नहीं आएगा और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सिर्फ 24 घंटे में हालात ऐसे बदले कि मिनिस्टर के इस्तीफे आने लगे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और आखिर में ओली खुद, सबको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। ये साफ दिखता है कि प्रॉब्लम सिर्फ एक पार्टी में नहीं है, प्रॉब्लम है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की। वही पुराना रिवॉल्विंग डोर, ओली, प्रचंड, देउआ। 30 साल से यही लोग पावर शेयर कर रहे थे। लेकिन इस बार यूथ ने साफ कह दिया, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी लीडर हो, अब बहुत हो गया। नेपाल की ये कहानी सिर्फ सोशल मीडिया बैन की नहीं है, ये कहानी है डिकेड्स के भ्रष्टाचार, ब्रोकन इकोनॉमी और सिस्टम में फंसी हुई पूरी जनरेशन की। और यही सवाल उठ रहा है, क्या नेपाल भी बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह कोलैप्स की ओर जा रहा है, या फिर यूथ रिवॉल्यूशन से एक नई शुरुआत होगी? फैक्ट टू फोकस के इस एपिसोड में हम डिटेल्स में समझेंगे नेपाल में क्या हुआ, क्यों सिर्फ 24 घंटे में हालात बिगड़ गए और आगे नेपाल का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा सकता है। नेपाल की ओली सरकार ने सोचा कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब बंद कर देंगे तो युवाओं का गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। असल गुस्सा तो करप्शन, भाई भतीजावाद और डिकेड से चले आ रहे पॉलिटिकल फेलियर था। सोशल मीडिया बैन तो बस एक ट्रिगर था। 24 घंटे के अंदर हालात ऐसे पलटे कि पूरा देश हिल गया। पीसफुल प्रोटेस्ट में स्टूडेंट किताबें और कॉलेज बैग्स लेकर मार्च कर रहे थे, लेकिन अचानक पुलिस ने गोली चला दी। 19 लोग वहीं मारे गए, 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए और कई की हालात क्रिटिकल थी। इनमें 12 साल का बच्चा भी शामिल था। ये घटना नेपाल के इतिहास का काला दिन बन गई और अब लोगों का गुस्सा ओली और उनकी पूरी कैबिनेट पर फूट पड़ा। पार्लियामेंट के गेट तोड़े गए, मिनिस्टर के घर जला दिए गए और हालात इतने बिगड़े कि ओली खुद हेलीकॉप्टर से भागकर सुरक्षित जगह पहुंचे। नेपाल की पॉलिटिक्स सालों से 3 चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही है, ओली, प्रचंड और देउआ। यही रिवॉल्विंग डोर सिस्टम चला रहा था। लेकिन अब नेपाल यूथ साफ कह रहा है, किसी भी पार्टी से हो फर्क नहीं पड़ता, हमें नई शुरुआत चाहिए। सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक चिंगारी थी, असली कारण था स्लो इकोनॉमी, जीरो जॉब क्रिएशन, हर साल लाखों यूथ का बाहर माइग्रेट करना और लीडर्स का करप्शन और लग्जरी लाइफस्टाइल। जब नेता महंगी गाड़ियों और विदेश यात्राओं में व्यस्त रहते हैं और आम लोग रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं तो गुस्सा लाजमी है। आज की जेन जी ऑनलाइन पड़ी बड़ी है। सरकार ने कहा था कि बैन नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, फेक न्यूज और साइबर क्राइम रोकने के लिए, लेकिन असल मकसद था लीडर्स की पोल खोलने वाली आवाजों को दबाना। और यही मूव ओली सरकार को भारी पड़ गई। 4 सितंबर को जब बैन ऑफिशियली लगा, तभी से काठमांडू और पोखरा की सड़कों पर यूथ इकट्ठा होने लगे। हम ही नेपाल ने डिस्कॉर्ड और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया।
पोस्टर्स और बैनर्स फैले जिसमें साफ लिखा था कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, लेकिन 8 सितंबर को जब हजारों लोग काठमांडू में उतरे, पुलिस फायरिंग ने हालात पलट दिए। वीडियोज और मोबाइल फुटेज ने दिखाया कि कैसे क्राउड प्रोटेस्ट कर रहा, लेकिन बुलेट चलाई गई। रिजल्ट 19 मौतें। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का प्रोटेस्ट नहीं था, अब ये सीधे ओली सरकार के खिलाफ आंदोलन बन गया। शाम तक होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। नेपाल की पार्लियामेंट जली, मिनिस्टर के घर जलाए गए और पूरी दुनिया शौक में थी। क्या नेपाल बांग्लादेश की तरह कोलैप्स होने की कगार पर है? डिफरेंस बस इतना कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने स्टूडेंट को टेररिस्ट कहा और 1500 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन नेपाल में ओली सरकार ने जल्दी पीछे हटकर डैमेज कंट्रोल किया। यही वजह रही कि हालात और वर्ष नहीं हुए। नेपाल को नया संविधान बने 10 साल हो गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आज भी वही है। इकोनॉमी स्लो, जॉब्स नहीं है, यूथ माइग्रेंस हाई, पॉलिटिकल करप्शन अनकंट्रोल। इसीलिए प्रोटेस्ट सिर्फ ओली सरकार के खिलाफ नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ था। नेपाल यूथ ने साफ मैसेज दिया है, अगर आप हमारी आवाज़ दबाओगे तो हम और लाउड हो जाएंगे। अब सवाल ये है, नेपाल का फ्यूचर किस तरफ जाएगा? क्या ये मूवमेंट करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाएगा, या फिर नेपाल भी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे केओस में फंस जाएंगे? नेपाल जल्दी अपना नेशनल डे मनाने वाला है 19 सितंबर को, जब 10 साल पहले नया संविधान लागू हुआ। ये मौका लीडर्स के लिए अपनी गलती मानने का है, करप्शन को खत्म करने का है और नेक्स्ट जनरेशन को पावर हैंडओवर करने का है। लेकिन अगर लीडर्स ने फिर वही पुरानी लालच दिखाई तो शायद नेपाली यूथ उन्हें दूसरा मौका नहीं देगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या नेपाल का ये युद्ध रेवोल्यूशन रियल चेंज लाएगा, या फिर ये भी बाकी देशों की तरह कुछ हफ्ते में ठंडा पड़ जाएगा? आपका क्या मानना है कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल फैक्ट टू फोकस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।